इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज के बारे में आज बात करेंगे, वो है असेसमेंट ऑर्डर। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल। वेलकम टू मंत्रा टैक्स कंसल्टेंट। यहाँ टैक्स क्लैरिटी मिलती है, कंफ्यूजन नहीं। आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑर्डर के बारे में। आज के वीडियो में हम समझेंगे असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है, उसका मीनिंग समझेंगे, कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसमेंट ऑर्डर पास करता है उसमें कैसे वो चार्ज करता है इनकम, या कोई इनकम जो डिक्लेयर की है उसको कैसे चेंज कर सकता है, और असेसमेंट ऑर्डर मिलने के बाद टैक्स पेयर क्या क्या कर सकता है, मतलब टैक्स पेयर को क्या करना होता है या उसके क्या राइट्स मिलते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि रिटर्न फाइल कर दिया तो बात खत्म हो गई, बट इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल को जब हम देखें तो रिटर्न फाइल करना ये सबसे पहला स्टेप है। तो कॉम्प्लायंस साइकिल के बारे में समझे तो रिटर्न फाइल कर देना एक फर्स्ट स्टेप है। रिटर्न फाइल करने के बाद प्रोसेसिंग होती है, यानी कि डिपार्टमेंट के थ्रू इसकी प्रोसेस होती है, जो सीपीसी थ्रू प्रोसेस होती है वो स्टेज आता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपने जो भी डेटा, टैक्स पेयर ने जो भी अपना डेटा डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट किया है उसको वेरीफाई किया जाता है। और अगर इसमें कुछ मिसमैचेस वगैरह मिलता है तो उसके अगेंस्ट नोटिस इशू किया जाता है। ये नोटिस जो होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, जो हमने पहले देखा था। ये नोटिस के अगेंस्ट टैक्स पेयर को जो होता है उसको क्लैरिफिकेशन देना होता है। कभी कभी ये नोटिस जो होती है वो स्क्रूटनी टाइप की भी नोटिस होती है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि असेसमेंट ओपन होता है। असेसमेंट मतलब कि डिपार्टमेंट के अंदर आपने जो भी डेटा दिया है उसको वेरीफाई करने के लिए जो असेसिंग ऑफिसर है वो पूरा आपका डिटेल जो है वो डिटेल में एग्जामिन करता है। मतलब कि यहाँ पे नोटिस के अंदर ये होता है कि आप खाली क्लैरिफिकेशन फाइल करो या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, बट स्क्रूटनी के अंदर ये होता है कि जो भी डेटा आपने दिया है उसका पूरे एविडेंस यहाँ पे प्रूव करो। तो ये होता है असेसमेंट। और असेसमेंट की प्रोसेस होने के बाद डिपार्टमेंट जो इश्यू करता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो अपनी तरह से, यानी कि टैक्स लॉ की तरफ से जो भी प्रोसेस होता है उस हिसाब से टैक्स पेयर की इनकम जो है वो फाइनल करता है, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। तो असेसमेंट ऑर्डर का मीनिंग होता है फाइनल डिसीजन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ऑफ टैक्स पेयर। मतलब कि टैक्स पेयर जो रिटर्न फाइल करता है उसको असेसिंग ऑफिसर जो है या डिपार्टमेंट जो प्रोसेसिंग करता है उसमें वेरीफाई करता है। अगर इनकम सही है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए वो सब सही है, तो रिटर्न एक्सेप्ट हो जाता है और प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बट अगर कोई मिसमैच मिला तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसमेंट की प्रोसेस कर सकता है। असेसमेंट की प्रोसेस करने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन देता है, यानी कि जो फाइनल इनकम डिक्लेयर करता है बाय डिपार्टमेंट, उसे वो असेसमेंट ऑर्डर के थ्रू टैक्स पेयर को प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। तो अगर कुछ मिसमैच मिलता है, मान लो कि कोई टैक्स पेयर है, उसने अपनी इनकम जो है वो इनकम डिक्लेयर की है यहाँ पे 10 लाख। अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने इनकम डिक्लेयर की है 10 लाख रुपए की, बट कुछ मिसमैच मिला तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो कुछ एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ करता है यहाँ पे। यानी कि कुछ एक्सपेंस उसने डिसअलाउ किए, वो एक्सपेंस थे 3 लाख के, तो ये डिसअलाउंस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे टैक्स पेयर ने 10 लाख रुपए की इनकम दिखाई थी, जो प्रॉफिट दिखाया था, उसमें 3 लाख रुपए ऐसे कुछ एक्सपेंस थे जो उन्होंने डिडक्शन के थ्रू लिए थे। बट असेसमेंट के अंदर पता चला और असेसिंग ऑफिसर ने उस एक्सपेंस को डिसअलाउंस किया। ज़्यादातर ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं, कैश एक्सपेंस हो सकते हैं, कुछ आपके पास डिसअप्रूव्ड एक्सपेंस, यानी कि आपके पास कुछ उसके डॉक्यूमेंट नहीं होते, ऐसे कोई बोगस परचेज, जैसे आपने परचेस किया नहीं है बट परचेस ओनली फॉर प्रॉफिट कम करने के लिए दिखा दिया, ऐसा कुछ जो आप क्लेरिफाई नहीं कर सकते, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो डिसअलाउ हो जाते हैं। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने 3 लाख का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो इनकम है वो 10 लाख प्लस यहाँ पे 3 यानी कि 13 लाख हो जाएगी। तो अब उन्होंने रिटर्न फाइल किया था, टैक्स पेयर ने 10 लाख रुपए इनकम दिखा के और उन पे जो भी टैक्स बनता था वो पे किया होगा, बट असेसमेंट के थ्रू यहाँ पे पता चला कि उनकी रियल यानी कि फाइनल इनकम जो है वो 13 लाख है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा या जो एडिशन हुआ, ये जो एडिशन, इसको 3 लाख रुपया जो अलाउंस डिसअलाउंस किया उसको हम एडिशन बोलते हैं। असेसिंग ऑफिसर ऐसे असेसमेंट के थ्रू एडिशन कर सकता है, चाहे कुछ डिडक्शन हो, वो गलत क्लेम की है या कुछ इनकम जो नहीं दिखाई है
वगैरह। तो एडिशन करके जो फाइनल इनकम होती है वो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर वो दिखाता है, और उसके ऊपर जो भी टैक्स डिमांड बनती है वो टैक्स डिमांड यहाँ पे देते हैं असेसमेंट ऑर्डर के अंदर। तो अब देखते हैं असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो ज़्यादातर 3 तरह के असेसमेंट होते हैं। उनमें से सबसे पहला है 143(1), ये होता है असेसमेंट प्रोसेसिंग के थ्रू। जब प्रोसेसिंग का स्टेप होता है तब जो असेसमेंट होता है वो होता है 143(1) सेक्शन के अंदर। यहाँ पे पूरा नॉर्मल एक असेसमेंट होता है, जैसे कि TDS मिसमैच है, AIS और 26AS में कुछ मिसमैच है तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ क्लरिकल मिस्टेक है वो यहाँ पे पकड़ में आता है, मतलब कि चेक होता है। 143(3) ये होता है स्क्रूटनी असेसमेंट। यहाँ पे जो असेसमेंट होता है वो पूरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है टैक्स पेयर ने जो भी डेटा प्रोवाइड किया उसके बारे में। और 144 जो होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये असेसमेंट जो ऐसा होता है कि जब टैक्स पेयर को नोटिस दिया जाता है बट टैक्स पेयर जो है वो कोऑपरेशन नहीं करता, मतलब कि रिप्लाई नहीं करता, जो क्लैरिफिकेशन मांगा उसको डेडलाइन के अंदर ही क्लैरिफाई नहीं करता है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर होता है। वो पावर का यूज करके वो उसके पास जो भी डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से एडिशन करके जो टैक्स डिमांड है वो पास करके असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। तो अब देखते हैं सबसे पहला असेसमेंट, यानी कि सेक्शन 143(1) रिटर्न प्रोसेसिंग का जो असेसमेंट होता है उसके अंदर क्या चेक होता है, मतलब क्या वेरीफाई होता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैथमेटिकल कुछ एरर है वो चेक होता है। TDS क्रेडिट, यानी कि 26AS में आपने जो TDS है वही TDS क्लेम किया है, उससे ज़्यादा है या कम है, उसका कुछ मिसमैच है तो वो चेक होता है। EIS के अंदर जो कुछ मिसमैच होता है तो वो चेक होता है, मतलब कि यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट कितना दिखाया है इसमें और हमने कितना रिटर्न के अंदर फाइल किया है उसका चेक होता है। कोई डिडक्शन लिया है अगर तो उसकी लिमिट चेक होती है, जैसे कि ATC का जो डिडक्शन है वो तीन सेक्शन मिलके टोटल 1,50,000 है, तो अगर उससे ज़्यादा डिडक्शन ली है या कम ली है वो यहाँ पे चेक होता है। ये असेसमेंट का रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट होता है आपका रिफंड यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है, मतलब कि सब कुछ सही है, कोई मिसमैच नहीं है, तो रिफंड जो बनता है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। अगर कुछ मिसमैच है तो कुछ टैक्स डिमांड आती है तो यहाँ पे टैक्स डिमांड दे देते हैं, और कुछ भी नहीं है सब कुछ सही है तो कुछ नहीं होता, यानी कि नो चेंज। ये असेसमेंट जो होता है वो हर एक SSC को रिटर्न फाइल करने के बाद मिलता है और उसको बोलते हैं हम इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). यहाँ पे पता चलता है आपका ये फर्स्ट स्टेप असेसमेंट है, पता चलता है कि आपका रिफंड है, डिमांड है या नो चेंज, यानी कि आपका रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट हुआ या आगे भी प्रोसेस के अंदर जाएगा। सेकंड जो असेसमेंट होता है वो होता है सेक्शन 143(3) का असेसमेंट, जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। ये असेसमेंट जो होता है वो असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे जो भी आपने रिटर्न फाइलिंग के अंदर डिटेल दिया है उसका पूरा डिटेल में एग्जामिनेशन होता है। असेसिंग ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और टैक्स पेयर को उसका जो भी है रिप्लाई करना पड़ेगा, या जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट एविडेंस सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन ज़्यादातर इसमें डॉक्यूमेंट की डिमांड होती है, उसमें बैंक स्टेटमेंट मांगे जाते हैं, बिल यानी कि सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइसेस कुछ भी है तो वो मांगा जाता है, इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट का प्रूफ, और बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे जो आपने रिटर्न फाइल के टाइम दिया है वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट भी यहाँ पे चेक करने के लिए मांगा जाता है। स्क्रूटनी असेसमेंट एक सीरियस मैटर होती है, यहाँ पे जो है वो टैक्स पेयर को पूरी डिटेल जो है वो फैक्ट एंड लॉ के हिसाब से जो बनता है वही देना पड़ता है, यहाँ पे इमोशनल स्टोरी कुछ भी काम होती नहीं है। नेक्स्ट जो असेसमेंट होता है वो है सेक्शन 144 का असेसमेंट, जिसे बोलते हैं हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये डिपार्टमेंट की तरफ से असेसिंग ऑफिसर को एक पावर मिलता है, जैसे ही असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट स्टार्ट करता है और टैक्स पेयर के पास से कोई भी क्लैरिफिकेशन मांगता है, डॉक्यूमेंट मंगाता है, हियरिंग में बुलाता है, बट SSC यानी कि टैक्स पेयर उनको रिजेक्ट करता है या इग्नोर करता है, मतलब कि कोई रिप्लाई नहीं फाइल करता, और जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता, हियरिंग अटेंड नहीं करता, तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर रहता है जो 144 का पावर जिसे हम बोलते हैं, उसके पास अब जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस हिसाब से वो टैक्स पेयर की फाइनल इनकम जो है वो डिक्लेयर करके
जो भी एडिशन है वो लगा के असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। अब असेसिंग ऑफिसर जो भी टैक्स डिमांड यहाँ पे फाइल करता है, ऑर्डर पास करता है, तो टैक्स पेयर के पास एक ही ऑप्शन रहता है, उसको एग्री करे और वो डिमांड जो है वो पेमेंट करे, या फिर अगर डिसएग्री करे तो फिर आगे प्रोसेस होता है लीगल डिस्प्यूट, जो भी यहाँ पे हम अपील में जा सकते हैं कि जो भी रेट मिलता है वो फिर वो यहाँ पे कर सकता है। बट असेसिंग ऑफिसर के पास जो पावर होता है उससे एडिशन करके वो सेक्शन 144 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि असेसमेंट ऑर्डर जब टैक्स पेयर के पास आता है तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है। डिटेल इन असेसमेंट ऑर्डर, सबसे पहला तो टैक्स पेयर की डिटेल होती है, मतलब उसका पैन नंबर जो भी होता है वो पूरा नाम एड्रेस जो भी डिपार्टमेंट के पास होता है, जैसे रिटर्न फाइल किया उसमें जो भी डिक्लेयर उसने किया है वो सब, रिटर्न फाइल कौन से सेक्शन के अंडर उन्होंने किया है, 139 के अंदर किया है या फिर कोई नोटिस के सामने रिटर्न फाइल किया है 148 के अंदर, तो रिटर्न जो भी फाइल किया है उसकी पूरी डिटेल रहती है। स्क्रूटनी की प्रोसेस जो भी हुई है, मतलब कि स्क्रूटनी प्रोसेस यानी कि बार बार जो क्लेरिफिकेशन मांगे गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो रिप्लाई मांगा गया है, वो सारी चीज़ें असेसमेंट ऑर्डर के अंदर रहता है। मतलब कि असेसिंग ऑफिसर ने क्या डिमांड किया और टैक्स पेयर ने क्या उनको फाइल किया या नहीं किया, यानी कि कोऑपरेशन किया है या नहीं किया, वो स्क्रूटनी प्रोसेस के अंदर ही यहाँ पे प्रूव होता है। एडिशन और डिसअलाउंस, टैक्स पेयर के जो भी इनकम डिक्लेयर की गई थी उसके सामने क्या क्या डिसअलाउंस हुआ, कौन से एक्सपेंस डिसअलाउंस हुए, कौन से डिडक्शन डिसअलाउंस हुए, वो यहाँ पे डिटेल में असेसमेंट ऑर्डर के अंदर दिया जाता है। और असेसिंग ऑफिसर ने क्या एडिशन किया और इनकम चेंज हुई वो भी यहाँ पे डिटेल्ड होगी। फाइनल इनकम कैलकुलेशन, टैक्स पेयर की इनकम फाइनल क्या होती है एडिशन और डिसअलाउंस के बाद, वो फाइनल इनकम की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे मिलती है। और फाइनली टैक्स डिमांड, यानी कि असेसमेंट ऑर्डर के थ्रू असेसिंग ऑफिसर जो है वो कितने टैक्स डिमांड यहाँ पे करता है, वो इस ऑर्डर के अंदर पूरी डिटेल हमें यहाँ पे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स कॉम्प्लियंस साइकिल के अंदर जो असेसमेंट का स्टेज है और असेसमेंट ऑर्डर जो पास होता है, वो स्टेज का मतलब ये होता है कि यहाँ से लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। जैसे रिटर्न फाइल किया, प्रोसेसिंग हुई, वेरिफिकेशन हुआ, नोटिस इश्यू हुई, तब तक का जो स्टेप है वो स्टेप नॉर्मल है। बट जब स्क्रूटनी टाइप की असेसमेंट होना स्टार्ट होता है तब लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट होना बनता है, और उसके लिए जो है वो आपको रिप्लाई जो करना है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट जो है या इनकम टैक्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है, लॉ और फैक्ट के बेस पे काम करता है। जब टैक्स पेयर के पास असेसमेंट ऑर्डर आता है तो टैक्स पेयर को क्या करना रहता है, या टैक्स पेयर जो होता है उसके पास दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं उसको, या तो वो टैक्स डिमांड जो भी है उसको एग्री करे और टैक्स पेमेंट कर दे। मतलब कि असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट किया है, जो भी एडिशन किया है, जो डिसअलाउंस किया है, वो सबको वो एक्सेप्ट करता है, और जो टैक्स डिमांड बनती है वो टैक्स डिमांड को यहाँ पे वो पेमेंट कर देता है। तो ये पहला ऑप्शन। बट अगर वो डिसएग्री है, यानी कि जो भी एडिशन किया है, जो भी डिसअलाउंस किया है उससे वो एग्री नहीं है, मतलब कि वो कहता है कि ये सही है, बट जो भी असेसमेंट ऑर्डर के अंदर दिया गया है उसको चैलेंज करना चाहता है, मतलब कि एग्री नहीं है, तो उसके पास तीन ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है अपील, और लास्ट ऑप्शन जो है वो रिवीजन। मतलब रेक्टिफिकेशन ऑप्शन कब यूज कर सकता है, अपील कब यूज सकता है, इसके बारे में देखें तो कोई ऑब्वियस मिस्टेक है, मतलब कि कुछ क्लेरिकल मिस्टेक है या कुछ मिस्टेक के कारण जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया था, मतलब कि इनकम जो डिक्लेयर की थी वहाँ पे कुछ इश्यू था, तो उसको रेक्टिफिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बट रेक्टिफिकेशन के अंदर नहीं आता है तो फिर आता है अपील का स्टेज, और अपील का स्टेज जब आता है तब लिटिगेशन स्टार्ट होता है, यानी कि लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। टैक्स पेयर के पास जब भी असेसमेंट ऑर्डर आता है तो उसको पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में उसको क्या चेक करना है, जब भी असेसमेंट ऑर्डर आए तो उसमें पहले चेक करो रीजन फॉर एडिशन, जो भी असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया है उसका रीजन क्या है, कैलकुलेशन जो भी की है वो सही है या कुछ यहाँ पे गलती है वो चेक करो, और एडिशन जो भी किया है या जो भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, जो डिसअलाउंस हुआ है, उसके सपोर्टिंग एविडेंस क्या क्या है, क्योंकि बिना एनालाइज किए डिमांड पे करना भी कभी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत जरूरी बन जाता है। तो टैक्स के पेयर के पास जब भी असेसमेंट ऑर्डर आए तो उतना इसको एनालाइज करने की खास जरूरत रहती है। तो इसी तरह हमने समझा कि इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल के अंदर जो
असेसमेंट ऑर्डर का स्टेज है वो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि यहीं से डिटरमाइन होता है कि टैक्स पेयर ने जो भी इनकम डिक्लेयर की है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो इसी तरह से इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल का एक क्रूशियल पार्ट हमने देखा। और याद रखना, टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154। थैंक यू।